चलो आ जाओ, ध्यान दो। चैप्टर नंबर 6 से चालू करेंगे। 6 से 8 नंबर के लिए पेपर में पूछे जाने वाला ये चैप्टर रहता है। छोटा भी चैप्टर है, थोड़ा सा कभी कभार ट्रिकी लगता है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिकी लगते हैं। एक्चुअल में चैप्टर ट्रिकी नहीं है, बट कभी कभार क्वेश्चन आए तो वो थोड़े से ट्रिकी लगते हैं। वैसे इजी टू स्कोर थोड़ा सा चैप्टर मैं कह सकता हूँ, है ना। चलिए आइए, कौन से सेक्शन नंबर 77 से लेके 87 तक केवल और केवल 10 सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले समझते हैं चार्ज का क्या मतलब होता है। चार्ज का मतलब होता है कोई भी इंटरेस्ट या लीन। लीन का मतलब होता है गिरवी रखना कोई चीज को, ठीक है। जो आप क्रिएट करते हो, किसके ऊपर क्रिएट करते हो? प्रॉपर्टी ऑफ असेट्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्रॉपर्टी या असेट्स के ऊपर ऑफ कंपनी और एनी अदर अंडरटेकिंग्स। एक तो कंपनी है या कोई एनी अदर अंडरटेकिंग्स है, उसके ऊपर आप क्या करते हो बेटा? चार्ज क्रिएट करते हो। क्या क्रिएट करते हो? बोलो, चार्ज क्रिएट करते हो, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट या लीन क्रिएट करना, ठीक है। इट इज क्रिएटेड एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लोन। चार्ज ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज। जैसे कि देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बेटा एक बैंक है ना। अब ये जो बैंक है, ये बैंक है ना, लोन दे रही है। क्या दे रही है? बोलो, लोन दे रही है। किसको लोन दे रही है? कंपनी को लोन दे रही है, क्योंकि अपन कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे, कंपनी ये पढ़ रहा है, कंपनी अपना एक्ट, इसलिए यहाँ पे कंपनी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसको लोन दे रही है। मुझे बताइए, क्या आपको सही में लगता है क्या कि बैंक को इतना भरोसा होगा कंपनी के ऊपर कि कंपनी इस लोन का रीपेमेंट कर देंगी? क्या इतना भरोसा हो सकता है क्या? नहीं सर। तो क्योंकि इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, तो कंपनी से क्या मांगे जाते हैं? कंपनी से टाइटल डीड्स मांगे जाते हैं। क्या मांगे जाते हैं? बोलो, टाइटल डीड्स। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि लैंड होंगी कोई, तो लैंड के जो पेपर्स होंगे, बोलेंगे हम लोग वो पेपर्स को दे दो। या मान लीजिए कोई मशीनरी होंगी, तो वो मशीन के ऊपर मैं कह सकता हूँ एक काम करो ना, वो मशीन के ऊपर हमारे टाइटल या हमारा चार्ज क्रिएट कर दो कि कल चल के अगर आपने लोन को रीपे नहीं किया ना, तो हम लोग क्या करेंगे? आपके मशीन को बेच देंगे और बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो हम लोग लोन के अमाउंट को रिकवरी मान के अपने पास खुशी खुशी रख लेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बैंक कह रहा है। समझ रहे हैं बात को मैं जो कह रहा हूँ? बोलो जल्दी से। तो ये है बेटा क्या? बैंक का मतलब होता है जो भी चार्ज आप क्रिएट करते हो। बोलो, क्या क्रिएट करते हो? चार्ज। सभी लोग बोलो, क्या करते हैं? चार्ज क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट या लीन जो क्रिएट किए जाते हैं प्रॉपर्टी या असेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर, ताकि ये सिक्योरिटी, जो भी लोन ले रहे हैं ना, उसके सिक्योरिटी के तौर पर क्या है बेटा? बताइए जल्दी से, काम आए करके, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब जब आप लोग चार्ज वगैरह को रजिस्टर कर लेते हो ना, तो वो अपने आप में कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करता है। यानी कि आप आगे पढ़ोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज से रिगार्डिंग, जब आरओसी चार्ज को रजिस्टर कर लेता है, तो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है, और मान देखो एक कंपनी ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया। अब एक बार चार्ज रजिस्टर हो गया तो वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करता है। मतलब कल चल के इन्होंने लोन लिया, मैंने फिर से इनको यही वाला असेट चिपकाया बेटा, तो समझना बात को, नुकसान हुआ तो इनका हुआ। क्यों? क्योंकि चार्ज के जो पेपर्स है वो पब्लिक नोटिस के या पब्लिक पेपर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। मतलब आप अगर आरओसी में जाओगे तो आप पक्के से क्या देख सकते हो? इस चार्ज के पेपर्स को देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली स्क्रूटनाइज कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ रहे सारे लोग बात को? बोलो जल्दी से, है ना। आइए, अब देखो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में दो प्रकार के चार्जेस होता है। एक होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज होता है ना, ये स्पेसिफिक असेट्स के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं, जैसे मशीन हो गया, जैसे लैंड हो गया, इसके ऊपर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। फिक्स चार्ज के अंदर मॉर्गेज या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स दोनों होता है। मॉर्गेज या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स दोनों होता है। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स का मतलब अपने जो पेपर्स है वो अपन ने सामने वाले को दे दिया। या मॉर्गेज का मतलब होता है पेपर्स के ऊपर नाम ही उनका रखा, ताकि कल चल के लोन रीपे करेंगे तो नाम अपने नाम से कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है वहां पे ना बेटा, बहुत सारे स्टैंप ड्यूटी वगैरह, आपको स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस वगैरह लगते हैं। वैसे तो नॉर्मल इसमें भी लगते हैं, पर वहां पे थोड़े ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है इधर से उधर। तो ऐसे केस में थोड़ी सी गड़बड़ बात आ जाती है। मुझे बताइए कि एक कंपनी अगर इसके ऊपर चार्ज क्रिएट है ये असेट के ऊपर, तो क्या मैं इस असेट को बेच सकता हूं क्या दोस्तों? मैं नहीं बेच सकता हूं। उसके बाद देखो, असेट्स अंडर फिक्स चार्ज कैन सोल्ड ओनली विद द परमिशन। लेकिन मुझे बताइए बैंक की परमिशन लो
और मैं इस असेट को बेचूं तो चलने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज के बारे में बात करेंगे। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? मैं पूरे के पूरे, मान लीजिए जैसे मैं कंपनी को गिरवी रख देता हूं एज अ होल, की पूरी कंपनी गिरवी है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के अंदर का धंधा बंद हो जाएगा। समझ रहे आप बात को? मान लो मैंने सेंट्रल मॉल के एक यूनिट को यहाँ पे ना गिरवी रख दिया, सेंट्रो, रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस सेंट्रो खोला और सेंट्रो को गिरवी रख दिया, तो सेंट्रो के अंदर क्या कपड़े मिलने बंद हो जाएंगे? नहीं, बोले स्टैटिक कर दो, कपड़े कोई नहीं बेच सकता, ऐसा तो नहीं है, धंधा चलते रहेगा। लेकिन जिस समय बेटा क्या हुआ, लेकिन जिस समय, समझिए बात को, जिस समय कंपनी लिक्विडेशन में गई ना, उस समय जो भी स्टॉक है वो स्टॉक फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोटिंग से फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है आपका, जब आप लिक्विडेशन में जाते हो। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं समझ लो, मैं ये कह रहा हूं ये एक कंपनी का टाइमलाइन है, मैंने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया, मैं यहाँ पे क्या बिजनेस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। इस समय कंपनी जाती है लिक्विडेशन में, क्या मैं अब इसके आगे बिजनेस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। यहाँ पे जितने भी असेट और लाइबिलिटी है ना, ये फिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोलो, फिक्स हो जाते हैं। और ये मतलब अब ये फ्लोटिंग से क्या कन्वर्ट हो गया? ये फ्लोटिंग से फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये पूरा जो प्रोसीजर है इसे क्या नाम दिया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है? बोलो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का इसे नाम दिया जाता है। बैंक को क्या बोला जाता है? चार्ज होल्डर बोला जाता है, जो लोन दे रहा है कंपनी को, और कंपनी मतलब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के असेट्स के ऊपर क्या चार्ज क्रिएट हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 77 के बारे में बात करेंगे, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। अब ये जितने भी चार्जेस रजिस्टर हो रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटी है किसकी? कंपनी की ड्यूटी है बेटा। किसकी ड्यूटी है? बोलो, कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी क्या करे? कंपनी इस चार्ज को रजिस्टर करे। कितने दिन के अंदर करे? बोलो कितने दिन के अंदर करे? बोलो, 30 दिन के अंदर आपने कंपनी 30 दिन के अंदर आपने क्या करना है? चार्ज को रजिस्टर करना है। अगर आप डिबेंचर होल्डर हो तो कौन से फॉर्म में करेंगे? CHG 9 के अंदर। अगर अदर है बेटा तो CHG 1 के अंदर 30 दिन के अंदर आपको करना है। फिर वो असेट आपका टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, विद इन या आउटसाइड इंडिया हो, फिर चाहे वो असेट इन इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या करना है? असेट को रजिस्टर करना है। लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में है तो CHG 9 आएगा, और अगर अदर उसको छोड़ के तो CHG 1 यहाँ पे आने वाला है, जो आपको ROC को देना है। समझना, जो आपको किसको देना है? ROC को देना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ू क्या मैं? रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे कंपनी 30 दिन के अंदर फेल हो जाती है ना बेटा खुद को रजिस्टर करने से, तो क्या बैंक खुद साक्षात जा सकती है क्या कि मैं खुद को रजिस्टर कर लेती हूँ करके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समझो आप बात को, देखो कंपनी तो है ही नालायक, कंपनी तो चाहेंगी कि रजिस्टर ना हो असेट, है ना। तो अपन ने बोल के रखा है चार्ज होल्डर हम तुमको भी जिम्मेवारी दे रहे, बैंक तुम चले जाना किसके पास? ROC के पास, और कह देना कि हमको क्या करना है? रजिस्टर करना है। मुझे बताइए, रजिस्टर बाय परचेसर, अगर मान लीजिए ये बाद में कवर्ड है वैसे तो, अगर कंपनी जिसके ऊपर चार्ज है मैंने विद परमिशन इस असेट को आपको बेचा, तो क्या आपको भी इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा क्या? अलग से चार्ज इसके ऊपर करवाना पड़ता है, बाद में आप पढ़ोगे, ये आपको फेवर में फिर से करवाना पड़ेगा, इनका नाम चटने वाला है। अब हाउ टू रजिस्टर चार्ज के बारे में देखा तो कंपनी सर ROC को 30 दिन के अंदर फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, देखो जिस दिन क्रिएशन ऑफ चार्ज से 30 दिन के अंदर कंपनी अप्लाई करती है किसको? कंपनी अप्लाई करेंगे ROC को, कौन से फॉर्म में? CHG 1 या CHG 9। ठीक है, अब देखो वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। अब अगर आपका असेट है बेटा ये आउटसाइड इंडिया है या आपका असेट है इन इंडिया, अगर असेट है आउटसाइड इंडिया तो कंपनी के सील के द्वारा उसको अपन क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं, या कोई डायरेक्टर या CS के द्वारा या ऑथराइज ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर के द्वारा। ऑथराइज ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर कब आएगा? चार्ज होल्डर मतलब कौन होता है? बैंक होता है, बराबर। तो बैंक का चार्ज होल्डर कब आता है? जब 30 दिन के अंदर अपन ने रजिस्टर नहीं किया, तब बैंक का ऑथराइज पर्सन ऑफ चार्ज होल्डर आएगा और वो उसको अप्रूव कर रहा है। समझ रहे क्या आप बात को? बोलो ना।
उसके बाद या कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो मॉर्गेज ऑफ चार्ज में इंटरेस्ट रखता है ना, वो भी क्या कर सकता है बेटा, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो देखो, अगर असेट है आउटसाइड इंडिया, क्या बोला मैंने, बोलो, अगर असेट है आउटसाइड इंडिया, कौन कौन करेगा अप्रूव? सबसे पहला कंपनी सील, दूसरा बोला डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, उसके अलावा कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है इन द मॉर्गेज ऑफ चार्ज में, वो भी क्या रजिस्टर कर सकते हैं क्या? हाँ सर, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है इन इंडिया, कहाँ पे बोलो, इन इंडिया, तो इसको वेरीफाई करेंगे एक तो डायरेक्टर या सीएस या ऑथराइज पर्सन ऑफ चार्ज होल्डर या ऑथराइज पर्सन ऑफ, बोलो जल्दी से, चार्ज होल्डर। समझ गए क्या आप बात को? अरे बोलते क्या, बोलो ना, है ना। चलिए आगे बढ़ू मैं, है ना। चलिए आइए, एक्सटेंशन ऑफ द डेट। अब एक्सटेंशन ऑफ डेट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखो, अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो 2 नवंबर 2018 से पहले, वैसे समय बीत चुका, इतना रिलेवेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, फिर भी बता देते कि अगर 30 दिन के अंदर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो हम आपको एडिशनल 270 दिन दे रहे हैं आपको रजिस्टर करने के लिए चार्ज को, जिसके लिए आपको एडिशनल फीस देना होगा। लेकिन आप इतने नालायक कि आपने 300 दिनों में भी नहीं किया, तो हम आपको और 6 महीना देंगे, मतलब हम आपको और नालायक बनाएंगे। लेकिन इसके लिए हम आपको एडवलरम फीस चार्ज करेंगे, बराबर है। पर ये 2018 के पहले की बात है, बाद में समझ में आया कि बहुत ही ज्यादा समय दे दिया आपने। तो अब इनका क्या कहना है, 2018 के बाद 30 दिन के अंदर खुद को रजिस्टर कर लेना, नहीं तो एडिशनल 30 दिन का समय देंगे विद एडिशनल फीस। ज्यादा पैसा तो मांगेंगे, वो तो बात ही नहीं है। लेकिन 60 दिन के बाद भी, क्या बोला मैंने, 60 दिन के बाद भी आपको और एडिशनल 60 डेज देंगे। मतलब टोटल कितना हुआ, 120 दिन हुआ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एडवलरम फीस चार्ज करूंगा। जम रहा है क्या, बोलो जल्दी से, ना ना। देखो यहाँ पे 30 दिन का समय दिया, नहीं हुआ 30 दिन के अंदर फीस, और 60 दिन का समय दूंगा, एडवलरम फीस चार्ज करूंगा और आपको रजिस्टर करने के लिए दूंगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, रजिस्टर करने के लिए दूंगा। प्रिस्क्राइब फॉर्म कौन से होने वाले, CHG1, CHG9, ये आपके प्रिस्क्राइब फॉर्म होंगे, जिसके साथ आपको डिक्लेरेशन भी यहाँ पे देना होगा। बिलेटेड फाइलिंग शैल नॉट अफेक्ट राइट्स ऑफ एनी इंटरवीनिंग क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स के कोई भी राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे, भले हमने लेट फाइल किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने क्रेडिटर्स की ऐसी तैसी कर दी, आपको ऐसा डिक्लेरेशन देना होगा कि किसी का भी नुकसान हुआ है क्या, नहीं हुआ है करके। समझ रहे हैं आप बात को? बोलिए जल्दी से, हुआ है क्या, नहीं हुआ सर। इशू ऑफ सर्टिफिकेट, अब मुझे बताओ, आरओसी क्या करेंगी, सर्टिफिकेट को इशू करेंगी। कौन से फॉर्म के अंदर, CHG2 फॉर्म के अंदर, है ना। CHG2 के अंदर सर्टिफिकेट दे देंगी कि सब कुछ एकदम बढ़िया है। और क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है क्या? हाँ सर, ये कंक्लूसिव एविडेंस है। इसी को तो बोला जाता है क्या, याद है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब आप कल चल के आ रहे हो और मैंने आपको ये एसेट चिपका दिया जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, रजिस्टर्ड है, तो गलती आपकी मानी जाएंगी, मेरी गलती नहीं होंगी, बराबर है क्या, बोलो ना। आइए, अब देखो क्या हुआ, अब देखो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, तो चार्ज क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो, वॉइड हो जाता है। वॉइड होने का मतलब ये तो सही है ना, मतलब वो चार्ज को इज्जत ही नहीं है। कल चल के अगर कंपनी लिक्विडेट में गई, तो आप सामने वाला बैंक वाला व्यक्ति नहीं बोल सकता ये एसेट के ऊपर मेरा हक है। क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर उसको फुर कर सकते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि चार्ज क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। देखो समझो, इससे क्यों करना चाहती थी, मतलब कंपनी से क्यों ऐसा करना चाहता था, इसलिए करना चाहता था ताकि क्या हो जाए, बताओ क्या मैं आपको, ताकि देखो कंपनी अगर ना करे, पर वो सामने वाला व्यक्ति तो करेगा ना बेटा, जिसके फेवर में चार्ज है, उसको तो करना ही चाहिए ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है क्या, हाँ सर, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई थी। तो चार्ज को अपन लोग क्या मान लेते दोस्तों, वॉइड मान लेते। इस बात का ध्यान रखना, दिस मींस दैट डेट इज वैलिड। लेकिन समझना, इसका ये मतलब नहीं होता कि अब कंपनी क्या बोले कि मतलब क्या हुआ कि जो लोन लिया मैंने ना, वो लोन भी वॉइड है, अब लोन देने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। लोन तो वैलिड है, चार्ज वॉइड है। मतलब कल चल के लिक्विडेशन गया तो नुकसान बैंक का हो जाएगा, वो ये पैसे नहीं क्लेम कर पाएंगे आसानी से। मतलब जो लिक्विडेशन के जो बाकी प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसके हिसाब से फिर उनको क्या करना होगा, पैसे को क्लेम करना होगा। समझ रहे हैं सारे लोग, बोलो जल्दी से मुझे, है ना। यस, चलिए आइए फिर देखो और क्या बोला जा रहा है। देखिए, चार्ज होल्डर लूजेस प्रायोरिटी, अनदर इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, नॉन रजिस्ट्रेशन का चार्ज होल्डर लूजेस प्रायोरिटी। आइए आपको बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो आओ सुनो, यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए मैं बात कर रहा हूं आपके साथ इस असेट के रिलेटेड, है ना। अब इस असेट को मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने क्या किया, चार्ज क्रिएट कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, ठीक है।
अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मैंने 1/7 को चार्ज क्रिएट किया था, ओके परफेक्ट है। अब इन्होंने 30 दिन के अंदर इसको रजिस्टर नहीं किया, कोई बात नहीं सर। इन्होंने उसको कब रजिस्टर किया, इन्होंने उसको 15 अगस्त को आजादी के दिन इन्होंने किया उसको रजिस्टर, बराबर है क्या? यस सर, एडिशनल फीस देके कोई दिक्कत नहीं। उसी बीच क्या हो गया था, मैंने HDFC को क्या किया, HDFC को यही असेट को मैंने गिरवी रख दिया था 15/7 को। कब रखा बोलो? 15/7 को। और HDFC ने इसको 28/7 को क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया किसके पास? ROC के पास। कल चल के अगर कंपनी डूबी और असेट के ऊपर पहला पहला अधिकार किसका है, बोलिए मुझे, HDFC का है या बैंक ऑफ बड़ौदा का है? HDFC का है। HDFC को प्रायोरिटी मिलेंगी, समझना बात को, प्रायोरिटी मिलेंगी क्योंकि ROC के पास यहाँ पे HDFC पहले गया था कि ये जो असेट है ना ये मेरा है, पहले अधिकार किसका होगा बताइए? HDFC का। और HDFC का अगर यहाँ पे डेट मान लीजिए 1 करोड़ का डेट है, असेट को बेच के 3 करोड़ मिले तो HDFC का डेट हो गया पूरा, तो फिर उसके बाद किसको जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा भी मजे ले सकता है क्या लोन के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, समझ रहे आप बात को। लेकिन सर अगर 90 लाख रुपए ही मिले इस असेट को बेच के तो पूरे पैसे किसके पास जाएंगे? पूरे पैसे HDFC। क्या BOB ऐसा बोल सकता है एक काम करो ना प्रो राटा करते हैं करके? नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, समझ गए आप सारे लोग? यस सर। तो यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे चार्ज होल्डर को प्रायोरिटी मिलता है, समझिए क्या मिलता है? प्रायोरिटी मिलता है अगर आप रजिस्ट्रेशन समय पर कर लेते हो तब के बारे में बात की जा रही है। चलो पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो पट से, जल्दी से देखो। बिल्कुल 300 डेज का बात कर रहे हैं, अभी प्रोविजन तो चेंज हुआ है, सॉल्यूशन भी 300 डेज के हिसाब से ही है। तो क्या हो गया? तो 300 डेज तो था ही ना 2018 के पहले, है ना? अब दोनों लिखोगे, अब आया सवाल तो दोनों लिखोगे आप, डेट मेंशन नहीं है इसके लिए, दोनों लिखोगे फिर वहां पे। पर वो दिखा है ना विद इन द पीरियड ऑफ 300 डेज तो लिखा है ना क्वेश्चन में, तो समझ जाना वो बात कर रहा है वो कट ऑफ डेट के पहले की। 2/8 है ना, 2/8/2018 ऐसा ही है ना वो, 2/11 है। चलो चालू करें। अब देखो सेक्शन नंबर 78 पढ़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। मतलब कि जब 30 दिन के लिए 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करता है बेटा, कौन अप्लाई नहीं करता है यहाँ पे बोलो? कंपनी अप्लाई नहीं करता है चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो सामने वाले चार्ज होल्डर है ना वो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं हम लोग रजिस्टर कर डालते हैं करके, ठीक है? आओ बात करेंगे। जैसे देखो कंपनी मस्ट रजिस्टर द चार्ज, बराबर है। कंपनी अगर फेल हो जाती है 30 दिन के अंदर तो चार्ज होल्डर कैन अप्लाई। अब आप बोलोगे सर वो +30 +60 जो देके रखा था वो अभी भी है, वो तो कोई बात ही नहीं है उसके साथ, लेकिन वो एडिशनल फीस और एडवर्टाइजमेंट फीस है ना वो उसके साथ है, ठीक है? अब देखो
अब अप्लाई करेंगे ये लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के लिए। अब रजिस्ट्रार नोटिस देगा बेटा कंपनी को, नोटिस देगा कंपनी को, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है 14 डेज तक, तो मैं क्या करूंगा, रजिस्टर करवा लूंगा। समझो आप बात को, मैं आरओसी हूं, ठीक है, मेरे को बैंक ने यहाँ पे बोला कि रजिस्टर करो चार्ज को, मैं कंपनी को अप्लाई करता हूँ, कंपनी 14 डेज तक कोई रिप्लाई नहीं देती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं रजिस्टर कर दूंगा। लेकिन कंपनी का ऑब्जेक्शन आता है, बकवास कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, कुछ भी झूठ झूठ बोल रहा है करके, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि कंपनी मुझे बताइए, इफ कंपनी रजिस्टर्ड, इससे सफिशिएंट कॉज बताते हैं कि मत करो रजिस्टर, तो क्या रजिस्टर यहाँ पे, मतलब क्या रजिस्ट्रार यहाँ पे करने वाला है क्या, बोलिए जल्दी से। नहीं सर, रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं करेंगे, बस उसी के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। मुझे बताइए यहाँ पे जो एप्लीकेशन अगर चार्ज होल्डर कर रहा है बेटा, मतलब कौन कर रहा है यहाँ पे, कंपनी अगर चार्ज, मतलब ये चार्ज रजिस्टर कर रही है तो फीस पे कर रही होंगी, तो क्या वो कंपनी से रिएम्बर्समेंट मांग सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल मांग सकती है सर, उसी के बारे में बात की गई है। अब देखो, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, two situations are contemplated: acquisition of by a company any property that is already subject to charge। रिलायंस ने कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिरवी करके रखी थी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, मैं उस प्रॉपर्टी को, समझना बात को, मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं, तो ऑलरेडी चार्ज से सब्जेक्ट में है वो प्रॉपर्टी। दूसरा, मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने जो लोन दिया था उसमें 10% का ब्याज दर था, बाद में आरबीआई ने ब्याज दर को घटा दिया, अब वो 8% पे आपका सेटलमेंट हुआ है, तो हम लोग 8% करना चाहते हैं एग्रीमेंट के अंदर, तो इसे बोला जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, बोलो, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, पहला, कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, क्या बोला यहाँ पे, company acquiring any property subject to charge in case property where charge is already registered and if it's sold with the permission of charge holder, the duty of the company acquiring it is to register the charge in accordance with 77। यानी कि अगर रिलायंस ने प्रॉपर्टी को बेचा, मुझे बेचा, मेरे कंपनी को बेचा, तो मेरे कंपनी की जिम्मेवारी है कि इस चार्ज को फिर से क्या कर ले, रजिस्टर कर ले। अब देखो, इन अदर वर्ड्स, अर्लियर चार्ज शुड गेट वैकेटेड एंड इन न्यू प्लेस न्यू चार्ज शुड गेट रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ कंपनी जिसने उसको एक्वायर किया। अब आप बोलोगे सर अगर असेट बिक रहा है, दो सिचुएशन हो सकती है, अगर असेट बिक रहा है तो मैं विदाउट चार्ज बोलूं, मैं कहूँ एक काम करता हूं, मैं ये लोन जो तुमने लिया है ना वो पूरा रीपे कर डालता हूं। देखो यार, आपको जो भी लोन मिलेगा कंपनी को, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोन का अमाउंट वैल्यू ऑफ जो ये असेट दे रहे हो उससे कम ही होने वाला है वो। अगर असेट 10 लाख का है तो लोन आपको 5 या 6 लाख का ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं 15 लाख का लोन दे दिया, 15 लाख का लोन दिया, मैं बोलूंगा रख ले असेट, मैं क्या करूंगा, असेट खरीद लेता हूँ नया और 4 लाख फ्री में यूज करता हूँ, समझ रहे हैं बात को। तो मैं कम है, तो मैं जब वो असेट को खरीदने जा रहा हूं तो मैं ऑफर करूंगा कंपनी को, देख ये जो मेरे को है ना, ये चार्ज वार्ज नहीं चाहिए, मैं तेरे को पैसा देना ना, एक काम करिए चार्ज को फ्री कर डाल, पहला बात। या दूसरा, मैं ऐसा कहता हूँ, एक काम करिए, असेट बेच रहा है मैं या दूसरा क्या हो सकता है, मैं तेरे को कम पैसे दूंगा और ये चार्ज को मैं अपने गले ले लेता हूँ, समझ रहे हैं आप बात को। मतलब कल चल के अगर लोन वोन की बात है रीपे करने की तो मैं पे करूंगा, या कंपनी का अधिकार या वो जो बैंक का उसका अधिकार आएगा इस असेट के ऊपर, ऐसा मैं उसके साथ डील करूंगा। ये पहला वाली चीज। अगर मॉडिफिकेशन होता है दोस्तों, तो क्या मॉडिफिकेशन को भी आपको रजिस्टर करना होता है क्या? यस सर, मॉडिफिकेशन। एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन एक बार देख लो यहाँ पे, जनरल एग्जांपल देखो, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होना, एग्रीमेंट में चेंजेस होना, परिपासु चार्ज का मॉडिफिकेशन हो रहा, चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट होना, चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल होना, और फिर पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज ऑन पर्टिकुलर असेट या प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें चेंज के अंदर आ जाता है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट इसका भी इशू करेंगे मॉडिफिकेशन का? यस। कौन से फॉर्म के अंदर? सेम CHG 3 फॉर्म के अंदर यहाँ पे दिया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे दिया जाता है। अब देखो, कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। कंपनी टू रिपोर्ट ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है कि कंपनी ने जब पे कर दिया है बैंक को पैसा, तो कंपनी अप्लाई करती है ROC को कि मैंने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया है। तो आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो चार्ज क्रिएटेड दिख रहा है ना, उसको रिमूव कर दो, उसको ऐसा कर दो कि अब ये असेट फ्री टू यूज है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप बात को, है ना? तो जब हो जाता है रीपेमेंट, तो उससे ऐसे केस में अपन लोग ये करते हैं, कितने दिनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो 30 दिनों के अंदर आप सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की अर्जी लगा देना।
आप 30 दिनों में नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, हम आपको और 270 दिन देंगे जिसमें आप अगेन चार्ज की अर्जी लगा पाओगे। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो पुराना 300 दिन और इसके अंदर वहां पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कौन से फॉर्म में भेजोगे, CHG4 फॉर्म के अंदर यहाँ पे जाता है। देखो एक्सटेंडेड यहाँ पे 300 डेज एडिशनल फीस के साथ आप यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी इंटीमेट करेंगी सेटिस्फेक्शन के बारे में विद इन द पीरियड ऑफ कितना 30 डेज के अंदर आपको यहाँ पे बताना होता है। CHG4 ROC के पास पहुंचेगा। अब ROC चार्ज होल्डर को अप्लाई शो कॉज देती है कि क्यों हम लोग रिकॉर्ड ना करें इसको, ये बताओ करके। अगर सेटिस्फैक्शन हो गया तो हम इसको निपटा देते हैं। तो अगर चार्ज होल्डर से बोला कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो CHG5 में यहाँ पे बोल देंगे ठीक है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो गया। या अगर उनसे आपत्ति आती है तो अपन करेंगे क्या, चार्ज को सेटिस्फाई, फिर अपन लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखो नोटिस टू चार्ज होल्डर दिया जाता है 14 डेज का कि पेमेंट का सेटिस्फैक्शन हो चुका है, हम इसको क्या कर डालते हैं, हम इसको बेटा फुलफिल कर डालते हैं, सेटिस्फाई कर डालते हैं। अब 14 डेज के अंदर रिप्लाई अगर आ जाता है तो मैं कहूंगा आपके साथ बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड कर लो। या 14 डेज के अंदर कुछ भी नहीं आया तो मैं कहूंगा फिर से ये सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो रहा है क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। इन केस नो शोन बाय द चार्ज होल्डर तो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर दो। इन एनी कॉज इज शोन बाय द चार्ज होल्डर तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे खेलते रहना, नोटिस खेलते रहना दोनों के साथ। फिर यहाँ पे CHG5 देखो। अच्छा मुझे बताओ रिकॉर्ड्स को कितने दिन के लिए प्रिजर्व करोगे, 8 साल के लिए। कब से, 8 साल के डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन से 8 साल तक आपको प्रिजर्व करना होगा। आपको मतलब कंपनी को प्रिजर्व करके रखना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज of absence of satisfaction release in the absence of intimation from company। अब क्या होता है कि ROC को खुद से पता चलता है, ROC को खुद से बहुत मस्ती है, वो क्या करता है CO मोटो को बोलता है कि हमें ऐसा पता चला है कि चार्ज सेटिस्फाई हो गया लेकिन आप हमारे पास आए नहीं, तो एक काम करते शो कॉज कि मैं क्यों तुम्हें रजिस्टर या सेटिस्फैक्शन और चार्ज का ये नोटिस ना दूं करके, बताओ मुझे क्यों, है ना। तो हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है यार, बिल्कुल कर दो ना। देखो सिचुएशन कब अराइज होगा, जब प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी थर्ड पार्टी को या नाइदर द कंपनी नॉर चार्ज होल्डर ने इंटीमेट किया है ROC को, मतलब गजब बेइज्जती है, दोनों ने भी नहीं बताया, समझ रहे हैं बात को, एक नहीं दोनों के ऊपर जिम्मेवारी थी और दोनों ने नहीं बताया कि हमने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया है। तो यहाँ पे शो कॉज दिया जाता है कि बताओ करके क्यों ना हम लोग ये करें। अब देखो डेट सिक्योर्ड बाय द चार्ज हैज बीन पेड या सेटिस्फाइड, तो ऐसे केस के अंदर मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन में डेट हैज बीन सेटिस्फाइड या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज इन द केस ऑफ, मतलब बहुत सारी कंपनी की प्रॉपर्टी है तो किसी एक पार्ट को रिलीज किया तो उस पार्ट को हटाना पड़ता है, जैसे मेमोरेंडम जो अपन ने मॉडिफिकेशन देखा था वो सब। तो ऐसे केस में क्या दिया जाता है सर, 30 दिन के अंदर आपको ये एंट्री कर देना होता है और उसके बाद हम लोग आपको सर्टिफिकेट दे देंगे किसके अंदर, CHG5 के अंदर हम लोग यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है इंटीमेशन या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या मैनेजर, मतलब क्या होता है कि ये जो असेट है बेटा, असेट को मैनेज करने के लिए अगर कोई रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट किया जा रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और अ पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, तो आपको क्या इस पर्सन के बारे में नोटिफाई करना होगा क्या ROC को, यस सर आपको यहाँ पे बताना होगा। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, हर जगह 30 डेज बोल के रखा है, 30 दिनों के अंदर फ्रॉम पासिंग द ऑर्डर आप लोगों को बताना होगा। अगर सर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो कंपनी को 5 लाख का फटका और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 का फटका यहाँ पे बैठता है। और सर 447 भी अपन लोग ठोक देंगे कब, जब बेटा फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया या जानबूझ के कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाया तो उसको 447 के अंदर लेटा देंगे ऊपर की पेनल्टीज के साथ साथ, ध्यान रखना, समझ रहे क्या बात को, बोलो ना, है ना। आइए अब देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको है ना, समझो यहाँ पे बोला जा रहा है सर, क्या बोला जा रहा है ये बताइए कि रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन कर रहा है ROC, उसके अंदर कुछ सुधार के बारे में बात कर रहा है, कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे इनका क्या कहना है, मान लीजिए जब हम लोग दे रहे थे इंफॉर्मेशन तो ओमिशन हो गया था रजिस्ट्रार के द्वारा, या जहाँ पे ओमिशन या मिसस्टेटमेंट हुआ कोई पर्टिकुलर्स इन एनी फाइलिंग प्रीवियस मेड टू रजिस्ट्रार, या पहले जो फाइलिंग किए थे उसमें कुछ ओमिशन वगैरह हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एप्लीकेशन दो CHG8 के अंदर फाइल करो कंपनी के द्वारा या कोई इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करेंगी, डायरेक्शन देंगी कि एक काम करो, इस ओमिशन को रिकॉर्ड करो करके। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, ये डायरेक्शन देंगी कि इसको सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की तरह करो। अगर फाइलिंग को 300 डेज के अंदर नहीं किया गया ना, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की तरह उसको ट्रीट कर डालो करके, है ना। तो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, समझना बात को, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कौन कर रहा है, बोलो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजे यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहा है। इस बात का अपन लोगों को ध्यान रखना है। समझ गए क्या बात को, बोलो जल्दी से मुझे, है ना। चलिए आइए, यहाँ पे होता है अपना क्या, यहाँ पे होता है अपना चार्जेस कंप्लीट। अब आप देखेंगे पूरे क्वेश्चंस को फटाफट निपटाएंगे आप चार्जेस के, फिर उसके बाद मेरे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी निपटा दो। सही हो गया, 30 मिनट में पूरा